हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्लीज। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मार्च महीने का जो करंट अफेयर है उसके एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 2 से 3 पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज व्हाट इज जूस जैकिंग। अभी देखिए, एक एडवाइजरी जूस जैकिंग को लेकर अभी आपके यहाँ पर आई थी, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। आपको अभी इसका आंसर क्लिक करना होगा। सही आंसर क्या होगा, इस पे आंसर टिक करना होगा। जैसे लिखा हो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एंटिसिपेटिंग टेक्स्ट मैसेजेस, मतलब पाठ संदेशों को रोकना। पाठ संदेशों को रोकना, ये पहला विकल्प यहाँ पर आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, अगला जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा है कि टैंपरिंग विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स टू स्टील डाटा, मतलब जो डेटा चोरी करने के लिए सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़। या फिर लास्ट सेकंड ऑप्शन है हैकिंग इनटू मोबाइल बैंकिंग एप्स, मोबाइल बैंकिंग एप्स को हैक करना। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे अनाधिकृत पहुंच, मतलब या अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फोन। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको बता दें कि जो आपने रेलवे स्टेशन में, मॉल्स में या जो सार्वजनिक जगह होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहां पे आपको मना किया गया था कि जो चार्जिंग आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो वहां पे चार्ज करने से बचें। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी आपका क्या है, जूस जैकिंग चल रही है। जूस जैकिंग का मीनिंग अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई ने ऐसा एक एडवाइजरी जारी करी थी। ठीक है, देखा जाए तो आरबीआई हैज इशूड अ कॉशनरी मैसेज टू मोबाइल फोन्स यूजर्स एडवाइजिंग देम अगेंस्ट चार्जिंग देयर डिवाइसेस यूजिंग पब्लिक पोर्ट्स को यूज करने से इन्होंने मना किया था। जूस जैकिंग क्या होता है? तो अब बता रहा है कि जूस जैकिंग एक फॉर्म है साइबर अटैक का, मतलब एक साइबर अटैक का ही रूप है वेयर हैकर्स टैम्पर विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स। ये क्या करते हैं कि जो पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होते हैं उसको वो लोग हैक कर लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उस पर अपना मोबाइल लगाते हैं तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है, हैक हो जाता है, infecting them with malware to steal data from devices connected to them। जैसे ही आप उनमें कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को तो आपका डेटा क्या हो जाता है, वहां से चोरी हो जाता है। द टर्म जूस जैकिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 2011 बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ब्रायन क्रैप्स। ध्यान रखिएगा, 2011 में पहली बार ये जूस जैकिंग वर्ड आया था। ठीक है, सामने कब आया था सबसे पहली बार ये जूस जैकिंग वर्ड्स? तो 2011 में पहली बार ये जूस जैकिंग नामक वर्ड सामने आया था और इसे ब्रायन क्रैप्स के द्वारा पहली बार इस शब्द का इजाद किया गया था। आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, भारत द्वारा अपने नागरिकों को हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एवोकेट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती, इस नेशनल फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक? तो देखिए, इसका नाम है ऑपरेशन एवरेस्ट, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन इंद्रावती। तो क्या हुआ था कि हैती से नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, आगे बढ़ते आज के थर्ड क्वेश्चन के साथ में। आज का तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बी लोकेटेड? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा संचारण भंडारण गीगा फैक्ट्री किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगी? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित की जाएगी। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो गुड इनफ एनर्जी जम्मू कश्मीर में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी। ठीक है, पूर्ण पैमाने पर कारखाने की क्षमता 2026 तक अगर देखा जाए तो 20 गीगा वाट हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसी बात हो रही है 2026 के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विधवा, क्या है मतलब विधवा पुनर्वाह प्रोत्साहन योजना। झारखंड की जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है, इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस कथन पर विचार करना है। जैसे पहला ऑप्शन है, लाभार्थी को पुनर्वाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। सेकंड ऑप्शन है, लाभार्थियों को सरकार की ओर से 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो 7 लाख रुपए क्या प्रोत्साहन राशि मिल रही है? ऐसा सही है अथवा नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें
कि इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो लाभार्थी को पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। सबसे पहला वाला पॉइंट ये है, तो ये गलत है। लाभार्थियों को सरकार की ओर से 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, केवल 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अब लिखा है पहला ऑप्शन, चुनौती देना चुने, चूज टू चू चैलेंज। फिर है यहाँ पे अगला ऑप्शन है 2030 तक प्लैनेट 50-50 लैंगिक समानता के लिए कदम बढ़ाना। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, समान सोचे स्मार्ट निर्माण करें, बदलाव के लिए नव परिवर्तन करें। और द लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, मतलब महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 में जो महिला दिवस हुई है, ठीक है ना, तो महिला दिवस की जो थीम है, महिला दिवस की थीम क्या है यहाँ पर, तो ये है एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यही है महिला दिवस 2024 के लिए थीम। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करें हम, 8 मार्च को हमारे यहाँ पर महिला दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने आपसे डेट पूछी थी, तो ये वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 8 मार्च, तो 8 मार्च को ही मनाया जाता है हर साल। फिर थीम है इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, एक्सेलरेट प्रोग्रेस ये इसकी क्या है, थीम है। द कैंपेन थीम फॉर 2024 इज इंस्पायर इंक्लूजन, और इंस्पायर इंक्लूजन एसडीजी 5 कॉल्स फॉर द वर्ल्ड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी बाय 2030। 2030 तक अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी, ये इसका एसडीजी 5 का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हम कुछ यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कौन से डेज कब यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। लाइक 3 मार्च की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या होता है, विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च की बात करते हैं, नेशनल सेफ्टी डे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को अगर आप देखोगे तो CISF डे मनाया जाता है। 8 मार्च को अभी आपको बताया नेशनल वुमेन्स डे है। 14 मार्च को क्या है, पाई दिवस। ठीक है, पाई दिवस, मैथमेटिक्स, पाई आपको मालूम है ना, कुछ इस प्रकार से पाई बनाया जाता है 22/7, है ना, तो कई बार 22 जुलाई मिलेगा, पर यहाँ पे आपको याद रखना है पाई डे 14 मार्च। 15 मार्च की बात करते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब का है, ये आपका 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हमारे यहाँ पे हैं अलग अलग जगह पे, जैसे एमपी में 3 जगह आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिल जाएंगी। ठीक है, 18 मार्च की बात करते हैं तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च की बात करेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को एक और है यहाँ पे, देखिए 20 के बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, यानी टीबी डे के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डे थे मार्च मंथ के, वो याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है जैसे ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायलपो, ऑर्डर ऑफ द ब्रिलियंट जेड या ऑर्डर ऑफ द भूटानीज ड्रैगन। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइए। सही ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे ड्रग गैलपो, याद रखना ड्रग गैलपो ये है भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम, क्योंकि मोदी जी को अभी ये दिया गया है भूटान की सरकार के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा, भूटान के द्वारा, भूटान सरकार के द्वारा अभी हमारे यहाँ पर ड्रग गैलपो दिया गया है, किसको, मोदी जी को, और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आज का प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंबई वन द 42nd रणजी ट्रॉफी, 42वीं रणजी ट्रॉफी, मुंबई ने 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, विदर्भ 2024 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत में, है ना, क्या है, रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने, मतलब क्या है, विदर्भ वाज द रनर अप इन द रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2024। विदर्भ 2024 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने में सेकंड प्लेस पे था, मतलब रनर अप टीम रही है कौन, विदर्भ। अब ऑप्शन बताना है कि नाइदर वन और नॉर टू, है ना, बोथ 1 and 2, फिर ऑप्शन है ओनली सेकंड, है ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, विदर्भ 2024 में रणजी ट्रॉफी जीतने में रनर अप विजेता रही है, मतलब रनर अप रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं
कि एक्चुअली अपने यहाँ पे फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था ना, कब हुआ था अगर देखा जाए 1934-35 में रणजी ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन हुआ था। क्या हुआ था? रणजी ट्रॉफी की अगर बात करते हैं तो 1934-35 में पहली बार हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे यहाँ पे चैंपियन रही है, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पे क्या रही है, रनर अप रही है। इसी प्रकार से 23-24 में बात करें तो मुंबई यहाँ पे चैंपियन रही है और विदर्भ भी आपके क्या रही है, रनर अप रही है। फिर इसके बाद में 22-23 की बात करते हैं तो सौराष्ट्र यहाँ पे चैंपियन रही है रणजी ट्रॉफी में और बंगाल क्या रही है, यहाँ पे रनर अप टीम रही है, ठीक है। मुंबई वन रिकॉर्डेड एक्सटेंडिंग 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल एज दे डिफीटेड विदर्भ बाय 169 रन्स इन द फाइनल एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 169 रनों से अगर देखा जाए तो 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है किसने, तो यहां पर मुंबई ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो विदर्भ को हराकर जीता है, ठीक है। डिफीटेड विदर्भ बाय 169 रन, 169 रनों से इसको हराया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। तो आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या कहता है, एक बार देखिएगा, ठीक है। जो आज का 8वां प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता कौन है? हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द एबेल प्राइज 2024? अब एबेल प्राइज 2024 की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे जॉर्ज रीमैन, ठीक है, फिर है एंड्रयू विल्स, फिर इसके बाद है टेरेंस ताओ एंड द लास्ट वन इज माइकल टैलाग्रैंड, है ना, मिशेल टैलग्रैंड। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गणित के क्षेत्र का एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना, गणित का नोबेल कह सकते हैं हम इसे, और राइट ऑप्शन होगा मिशेल टैलग्रैंड। ये है मिशेल टैलग्रैंड, इन्हें एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। किसके द्वारा? द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल एबेल प्राइज फॉर 2024 to Michel Talleyrand of the फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS पेरिस फ्रांस, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है, यानी CNRS पेरिस फ्रांस के द्वारा ये एबेल अवार्ड दिया जाता है। द एबेल अवार्ड और प्राइज रिकॉग्नाइज पायनियरिंग स्पेसिफिक क्या है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स में साइंटिफिक अचीवमेंट प्राप्त करने वाले को एबेल पुरस्कार दिया जाता है। एबेल प्राइज इज नेम्ड आफ्टर नील्स हेनरिक एबेल। नील्स हेनरिक एबेल के नाम से ये एबेल प्राइज दिया जाता है। नॉर्वेज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थ्रू आउट द टाइम्स, ये नॉर्वे के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं जिनके नाम से ये एबेल प्राइज अभी हमारे यहाँ दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी डैनियल कनमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अब नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पहले 5 क्षेत्र में नोबेल मिलता था, बाद में आप देखते हो कि यहाँ पे इकोनॉमी का भी नोबेल दिया जाने लगता है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर करना है कि नाम क्या है, डैनियल कनमैन। क्या नाम है? डैनियल कनमैन। तो डैनियल कनमैन को 2002 में अभी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि 1901 से तो वैसे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। स्वीडिश बैंक के द्वारा आपको पता है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने, और डायनामाइट फटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में जो उनकी जमा पूंजी है उसी से क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, राइट। ये जरूर से याद रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि 5 श्रेणियों में दिए जाते थे, मगर 68 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। भारत में कुल 9 लोगों को मिला है, और इकोनॉमी का नोबेल पहली बार अमर्त्य सेन को भारत में मिला है 1998 में। इकोनॉमी का नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार मिला है किसको, अमर्त्य सेन को। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य का नोबेल 1913 में मिला था। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा, मेडिसिन के लिए मिला था 1968 में। मदर टेरेसा, जो कि हमारे भारतीय मूल की थी, ध्यान रखना, है ना, भारत में जन्म नहीं हुआ था, भारतीय मूल की माना जाता है, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। मदर टेरेसा पीस के लिए, शांति के लिए 1979 में मिला था। नेक्स्ट तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, तो एस चंद्रशेखर की बात करें फिजिक्स के लिए 1983 में, और अमर्त्य सेन अभी बताया 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। फिर वेंकट रामकृष्ण, तो इनको मिला था केमिस्ट्री के लिए 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला था 2014 में। किसके साथ में मिला था, तो ये आपको बताना है, और किस देश की थी वो भी बताना है, और कितने वर्ष की थी ये भी बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 2019 में। तो ये हो गया अपना यहाँ पे नोबेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगली बात करते हैं, सक्षम ऐप किस संस्थान मंत्रालय ने लॉन्च किया?
विच इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री लॉन्च द सक्षम ऐप। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ईडी ने लॉन्च किया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया था, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। तो सक्षम जो ऐप है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये आपको आंसर करना और बताना है। जो हमारा सक्षम ऐप है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। द राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो बनेगा दैट इज इलेक्शन कमीशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंदिरा आवास योजना के तहत बेघर गरीब व्यक्तियों को क्या सहायता प्रदान की जाती है। पहला देखिए क्या बोलता है कि जो इंदिरा आवास योजना है इसके तहत जो बेघर गरीब व्यक्ति हैं इनको कौन सी सहायता प्रदान की जाती है। राइट, फर्स्ट ऑप्शन है बिना मकान प्लॉट के 10 लाख रुपए। क्या है, बिना मकान प्लॉट के 10 लाख रुपए। फिर है सेकंड ऑप्शन बिना मकान प्लॉट सहित, क्या कहता है, बिना मकान प्लॉट सहित 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ₹2 लाख अलॉन्ग विद अ हाउस फ्लैट। क्या प्लॉट क्या बोलता है कि यहां पर कह रहा है कि मकान प्लॉट सहित 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, 5 लाख रुपए कहां लिखा है, तो ये 5 लाख रुपए मकान प्लॉट सहित 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत बेघर गरीब व्यक्तियों को, ठीक है। बेघर गरीब व्यक्ति जिनके पास में घर ना हो, गरीब हो, उन लोगों को 5 लाख रुपए मकान प्लॉट सहित इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तेलंगाना सीएम क्या है, रेवंत रेड्डी, ठीक है। रेवंत रेड्डी की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो रेवंत रेड्डी लॉन्च इंदिरा हाउसिंग स्कीम, इन्होंने लॉन्च करी थी। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग सॉल्यूशन, ये लोगों को घर दिलाने के लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है। टू द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड सेक्शंस, जो लोग इकोनॉमिकली अगर देखा जाए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए उनके लिए ये स्कीम है। दोज हु ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, जिन लोगों के पास में खुद का अपना प्लॉट है, जमीन है, विल बी गिवन 5 लाख रुपीज, उन्हें 5 लाख रुपए फॉर अ बिल्डिंग अ न्यू हाउस इन द प्लॉट, उनके प्लॉट में नए हाउस मतलब नए घर का निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। होमलेस पुअर विल बी गिवन 5 लाख अलॉन्ग विद अ हाउस प्लॉट, ठीक है ना। हाउस प्लॉट के साथ में उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा जिनके पास में जमीन नहीं होगी, और जिनके पास में होगी उन्हें 5 लाख रुपए बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं बात की गई हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। Who recently become the first women sniper of the border security force? Like first option है सुनीता सिंह, नेक्स्ट है रितु शर्मा, फिर है सुमन कुमारी और पूजा यादव। 4 विकल्प हैं आपके पास में, बताना है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। बीएसएफ की फर्स्ट लेडी स्नाइपर, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइएगा। तो देखिए नाम है इनका सुमन कुमारी, क्या नाम है, सुमन कुमारी। एवरीवन ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये है सुमन कुमारी जी, और जो कि बीएसएफ की पहली लेडी स्नाइपर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुनेरी पलटन ने किस टीम को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है, ठीक है। पीकेएल 2024 फाइनल हाइलाइट्स पुनेरी पलटन विन मेडन। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि पुनेरी पलटन ने किस टीम को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी का लीग जीता है। लाइक बंगाल के योद्धा को हराकर, हरियाणा स्टीलर्स को हराकर, पटना पायरेट्स को हराकर, या जयपुर पिंक पैंथर्स को हराकर, ठीक है। कमेंट करना है और बताते जाना है इनके बारे में। अगर कुछ आपको एडिशनल फैक्ट्स पता है सो प्लीज एवरीवन जल्दी जल्दी से बताते जाइएगा। तो राइट ऑप्शन यहां पे होगा पुनेरी पलटन ने यहां पर अभी हराया है किसको, हरियाणा स्टीलर्स को। किसको हराया सर, तो हरियाणा स्टीलर्स को हराया। हम बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 कब का है, तो ये आपका 10वां सीजन है प्रो कबड्डी लीग का। पुनेरी पलटन क्लिंचेस मैडन टाइटल बाय डिफीटिंग हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया है एट द गाचीबौली इंडोर स्टेडियम इन हैदराबाद। हैदराबाद के गाचीबौली इंडोर स्टेडियम में यह मैच का आयोजन किया गया था। गाचीबौली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। 10वें नंबर का यह सीजन था। दिस विन मार्क्स द पुणे बेस्ड टीम्स फर्स्ट एवर टाइटल। अगर देखा जाए तो ये जो आपकी पुणे बेस्ड टीम है, पहली बार इस प्रकार का खिताब इस टीम ने जीता है। पटना पायरेट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द लीग विद 3 टाइटल्स। पटना पायरेट्स अभी तक की सबसे
सक्सेसफुल टीम रही है ना, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द लीग विद 3 टाइटल्स। इसके नाम 3 टाइटल्स, 3 अवार्ड्स हैं। पुनेरी पल्टन कैप्टन क्या नाम है? असलम इनामदार। याद रखिएगा, पुनेरी पल्टन टीम के जो कैप्टन है इनका नाम है असलम इनामदार, वाज अवार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मतलब एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन। ठीक है, इस सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में पुनेरी पल्टन के कैप्टन जिनका नाम है असलम ईमानदार, इनको नवाजा गया है इस किताब से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे कि इस प्रकार से ये थोड़ा सा फॉन्ट इधर उधर बिगड़ गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लिखा हुआ है, युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एम युवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, क्या है? युवाओं को 5 लाख रुपए, कितना लाख रुपए? युवाओं को 5 लाख रुपए तक ऋण मुक्त, मतलब अब इनको इस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, एम युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई है इस प्रकार की योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी सरकार के द्वारा? तो योगी सरकार के द्वारा। अब देखिएगा, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा स्कीम इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। एम्स टू प्रिपेयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर। इनका जो उद्देश्य है, प्रति वर्ष 1 लाख उद्यमी, कितने? एंटरप्रेन्योर, मतलब 1 लाख एंटरप्रेन्योर आपके हर वर्ष बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स फॉर अप टू 5 लाख रुपीस, मतलब इनको अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5 लाख रुपए तक का लोन दिलाया जाएगा जिसमें इनको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, तो कोई भी इस प्रकार से यहां पे ले सकते हैं। अब बात होती है, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹1000 करोड़ इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। और इस प्रकार के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए इनके बजट में 1000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या किया गया है? एलोकेट किया गया है, डाला गया है। कितना? 1000 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया यूपी गवर्नमेंट। चलिए आगे बात करते हैं, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम क्या है जिसके नीचे भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग बनाई गई है? ठीक है ना, बताइएगा। आपको बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर अंडर विच इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल हैज बीन बिल्ट। अभी आप लोगों ने खूब करंट में देखा है कि पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चलेगी, तो वो कौन सी नदी है जिस नदी के अंदर ये मेट्रो ट्रेन चलेगी? ठीक है ना, समुद्र नहीं, पानी, आपको नदी बताना है, तो कौन सी नदी? हुगली रिवर है, यमुना रिवर है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है। यमुना को हटा देना, ठीक है, गंगा को हटा देना, ब्रह्मपुत्र को हटा देना, देन राइट ऑप्शन बचा है हमारा हुगली। हुगली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन कोलकाता, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर एनी माइटी रिवर इन इंडिया। किसी भी प्रकार की इस प्रकार की नदी के नीचे मेट्रो चलाने का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। द मेट्रो टनल बिल्ट अंडर कोलकाता हुगली रिवर। अभी कोलकाता के हुगली रिवर के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। दैट विल कनेक्ट हावड़ा मैदान टू एस्प्लैंड। क्या एस्प्लैनेड? ये हावड़ा मैदान को एस्प्लैनेड क्या करेगी? कनेक्ट करने का काम करेगी। एंड इट इज द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। ये सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया का होगा। कौन सा? हावड़ा मेट्रो स्टेशन, विच इज 33 मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब जमीनी स्तर से 33 मीटर 33 मीटर नीचे होगा। तो मतलब अगर देखा जाए एक प्रकार से तो ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा इंडिया का। इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है, जो कि इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जिसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीप कितनी है, तो 33 मीटर ये डीप है, गहराई है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे अगला कुछ फैक्ट्स और लिखे हुए हैं। लाइक Kolkata was also the first city in India to have an operational metro system in 1984। 1984 से कोलकाता क्या है? पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं, देश का पहला गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है ना, कहां स्थित है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? क्या है? इंस्टीट्यूट लोकेटेड। देश का पहला गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थापित है? तो लाइक ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? तो
गंगा डॉल्फिन की अगर बात करें ना सर, तो इस पे सही ऑप्शन आपका पटना बनेगा। क्या बनेगा? पटना इसका सही उत्तर होगा, पटना में है ये। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन पटना, इनॉग्रेटेड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के द्वारा इस प्रकार के, देखिए आपके जो अनुसंधान केंद्र, मतलब यूं कहा जाए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये, ठीक है। कहां पर? पटना में बनाया गया है। बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ ₹30 करोड़, 30 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है बनाने में। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंग्स इनसाइड द पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इसे बिल्ड किया गया है। द गैंगटिक रिवर डॉल्फिन प्लांट प्लैटनिस्टा गैंगटिका, इसका क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन द ईयर 2009, 2009 में अगर देखा जाए तो इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का भी दर्जा दिया गया है। द एनडीआरसी प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 2013 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोफेसर आर के सिन्हा, आल्सो नोन एज द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इन्हें? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आर के सिन्हा को, प्रोफेसर आर के सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। क्या लिखा हुआ है? जो विश्व वन्य जीव दिवस है कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपके जो डे वाले क्वेश्चन बताए थे, डे वाले जो फैक्ट्स बताए थे, उसमें इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है यहाँ पर, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, अब इसमें है, थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम है। द यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड मार्च 3 एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इन 2014, 2014 से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है 2014 से। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द क्या है ये चपचार कुट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड? क्या है? हाल ही में चपचार कुट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? ठीक है, तो जो चपचार कुट है यह किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है, ये बताना है आपको। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? जो चपचार कुट है, चपचार कुट नामक उत्सव अभी हाल ही में कौन से राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है, देख लीजिए, मिजोरम में। देख के तो आपको सबका फेस यही लगेगा, एक ही जैसा फेस लगेगा, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चपचार कुट नामक उत्सव मनाया गया है, यह मिजोरम में आयोजित किया गया है, ठीक है। चपचार कुट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। मिजोरम का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। Chapchar Kut is celebrated to thank God after completion of their most arduous task of Zoom operation jungle clearing of the remnants of burning at the beginning of a year। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पे आपका मनाया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली बार निर्मित ASTDS तग ओशन ग्रेस का उद्घाटन भारत के किस प्रमुख बंदरगाह पर किया गया है? First ever made in India, ASTDS tug Ocean Grace has been inaugurated at which major port in India? कौन सा वो मेजर पोर्ट है जहां पर अभी ASTDS tug यानी ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है? दैट इज चेन्नई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, वाइजैक पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट। तो राइट ऑप्शन बनेगा इस पे पारादीप पोर्ट। कौन सा है? तो फर्स्ट ASTDS tug ओशियन ग्रेस inducted to Paradip Port and Mobile Medical Unit under CSR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो पारादीप पोर्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है डायरेक्टर जनरल NIA का बनाया गया है पीयूष आनंद को, राजीव कुमार शर्मा को, सदानंद वसंत, है ना। डेट या तिथि, डेट नहीं बोलेंगे, तिथि ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पे भी ध्यान रखना, इंग्लिश में भी हम इसे तिथि ही लिखेंगे, ठीक है। तो सदानंद वसंत, क्या है? सदानंद वसंत तिथि। हो सकता है आपने इनका फेस कई बार देखा होगा इधर उधर, ठीक है। तो सदानंद वसंत तिथि को बनाया गया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास में किन दो देशों के बीच समुद्री सहयोग शामिल है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, कौन सा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कौन से दो देशों के बीच है? तो भारत और दक्षिण कोरिया
कोरिया, भारत और जापान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं कि ये थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया मलेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, क्या नाम था, समुद्र लक्ष्मण, ये इसका क्या है, थर्ड एडिशन है। हेल्ड फ्रॉम 28 फरवरी टू 2 मार्च 2024 एट विशाखापट्टनम। कहां पर, विशाखापट्टनम में ये युद्ध अभ्यास किया गया है 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक। इंडियन नेवल शिप किल्टन एंड रॉयल मलेशियन शिप केडी लैकिव आर पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो इंडियन शिप का नाम क्या है, इसका नाम है किल्टन, एंड रॉयल मलेशियन शिप का नाम क्या है, केडी लैकिव। क्या नाम है, केडी लैकिव। इनके साथ में यहां पर विशाखापट्टनम में 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक तीसरा युद्ध अभ्यास जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, यह किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे राकेश यादव, मीनाक्षी शर्मा, सिद्धार्थ कुमार, अनुराग अग्रवाल। देन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ये हमारा जो सही विकल्प बनेगा दैट इज अनुराग अग्रवाल। क्या नाम है, अनुराग अग्रवाल। संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, तो सर अनुराग अग्रवाल जी को यहां पर अपॉइंट किया गया है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात का कौन सा उत्पाद भौगोलिक संकेतक टैग रखता है या जीआई टैग रखता है। अब देखिए बोल रहा है गुजरात का वो कौन सा उत्पाद है जिसके पास में जीआई टैग है, तो रियावा लहसुन या फिर अंबाजी व्हाइट मार्बल, लाख की चूड़ियां या रीसा टेक्सटाइल। तो देखिए रीसा टेक्सटाइल तो है नहीं, ये टेक्सटाइल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लाख की चूड़ियां है नहीं, रियावा लहसुन है नहीं, तो ये अंबाजी व्हाइट मार्बल है। क्या है, अंबाजी व्हाइट मार्बल है, जिसे गुजरात में अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम और बात करें, जैसे अल्फांसो आम को मिला है महाराष्ट्र की, दार्जिलिंग चाय है पश्चिम बंगाल की, मलाबार काली मिर्च है केरला की, जीआई टैग मिला है। जैसे कश्मीर केसर है जम्मू कश्मीर के, नागपुर संतरे हैं महाराष्ट्र के, सन्नौर घी है राजस्थान के, सीताफल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, नीलगिरी हनी है, नीलगिरी शहद है तमिलनाडु का। ठीक है, फिर कोनूर कॉफी है तमिलनाडु का, धारवाड़ चिलीज है कर्नाटका का, कुल्लू वॉलनट से कहाँ का, ये आपका हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह के आपके जो ये देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। अगर एक प्रकार से हम बात करते हैं क्या, यहाँ पर आपके जीआई टैग्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके अलग अलग जगह के जीआई टैग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज के इन क्वेश्चंस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट हमारी जो अगली क्लास होगी, दो लगभग क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की और होने वाली है। अभी ये एक क्लास थी। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा। आज अभी हमने स्लो कराया है, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा इसको फास्ट करा देंगे और फास्ट करा देंगे। अभी के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।